आपका स्वागत है। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं के कुछ प्रमेय हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम एक नया प्रमेय करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा प्रमेय है कि वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो इस प्रमेय का कथन क्या है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हमें एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में हम एक चाप लेते हैं AB। यहाँ पर हमें एक चाप AB दिया हुआ है, यहाँ पर हम वृत्त का केंद्र मानते हैं O। तो इस प्रमेय के कथन के अनुसार कि इस चाप AB के कारण इस के केंद्र में जो कोण बन रहा है यानी कोण AOB, तो इस केंद्र में बने कोण AOB का जो मान है, इस AB को छोड़ने के बाद बाकी परिधि में अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P, इस AB के कारण P में कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर APP। तो इस प्रमेय के कथन के अनुसार किसी चाप के द्वारा केंद्र में जो कोण बनता है वह कोण का मान उसके परिधि में बाकी किसी बिंदु पर उस चाप द्वारा बने कोण का दुगुना होता है, यानी AOB का मान दुगुना होगा APB के। ये हमारा प्रमेय है जिसको कि हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या दिया है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक वृत्त, तो हम लिखेंगे हमें एक वृत्त दिया है COR। इसको वृत्त को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इस वृत्त COR में चाप AB के कारण केंद्र में बना कोण है AOB। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र में बना कोण क्या दिया है हमको, AOB ये दिया है, तथा परिधि पर कौन सा कोण बना है चाप के द्वारा, तो परिधि पर बना कोण है कोण APP। ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं। एक वृत्त दिया है वृत्त COR, इस वृत्त COR में AB के कारण केंद्र में कोण बन रहा है AOB, ये हमें मालूम है, और इस AB चाप के द्वारा परिधि पर जो कोण बन रहा है वो है APB। ये दो चीजें हमको दी गई हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो केंद्र में बना कोण है यानी AOB का मान, कोण AOB का मान ये दुगुना होता है शेष परिधि पर बने कोण यानी कि APB के दुगुना होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर रचना की जरूरत पड़ेगी। रचना हम क्या करते हैं, हम रचना में इस बिंदु P को O से मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। सपोज ये इस तरीके से बढ़ के ये R तक आगे बढ़ा, तो हम रचना कर रहे हैं P को O से मिलाते हुए किरण PR खींचा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका रचना किया। अब उत्पत्ति में देखिए किस तरीके से हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके प्रूफ को आपको समझने के लिए काम करते हैं। हमें यहाँ पे जो कोण के मान दिए गए हैं उनके जो नाम है इसको हम नंबरिंग कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये 1 है। सपोज यहाँ पर जो सेकंड साइड कोण बन रहा है वो 2 है, यहाँ पर है कोण 3, यहाँ पर इसको मान लेते हैं 4, ये वाले कोण जो इधर हाफ बन रहा है ये 5 और इसको मान लेते हैं 6। नंबरिंग करके समझेंगे तो आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ PAO ये केंद्र O है ना, तो हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं इधर वाला पोर्शन। कौन सा त्रिभुज है, PAO। इस त्रिभुज PAO को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज PAO से। इस त्रिभुज PAO में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि OP का मान और OA का मान ये दोनों आपस में बराबर हैं। कौन, OP का मान बराबर है OA के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए वो आपस में बराबर है। अब हम क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज में अगर उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन बराबर भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज दिया है, जैसे कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर जो भुजाएं होती हैं उनके जो सामने के कोण होंगे, इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है और ये वाली भुजा के सामने ये कोण बन रहा है,
तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज दिया है तो इसमें इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि PAO जो है उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी OP के सामने कोण है 3 और OA के सामने कोण है 1। तो यहां से हमें पता चला कि कोण 3 का मान कोण 1 के बराबर होगा। साइड में हम कारण लिख सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, है ना, उसके सामने की कोण है, इसलिए वो आपस में बराबर है। तो इस कारण से कोण 3 का मान कोण 1 के बराबर हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये PR जो है एक रेखा है। अब देखिए बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज दी गई है, किसी भी त्रिभुज की अगर एक भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं तो इस त्रिभुज की ये भुजा और ये जो हमने आगे बढ़ाया हुआ है, यहाँ जो कोण बनता है ये कोण कहलाता है बहिष्कोण। यानी त्रिभुज की एक भुजा को यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो उस बढ़ी हुई भुजा और त्रिभुज की जो भुजा है इसके बीच जो बाहर में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देते हैं तो प्राप्त बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतः कोण, दूरस्थ अंतः कोण का मतलब होता है कि इसके पास वाले कोण को आपको नहीं लेना है। कहाँ लेना है आपको, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये जो बहिष्कोण होता है इसका मान इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज था, इसकी इस भुजा को हम आगे बढ़ाए हैं तो कोण 5 जो है ये त्रिभुज APO के लिए वो बहिष्कोण है। कौन? कोण 5। तो ये कोण 5 अगर बहिष्कोण है तो इसका दूरस्थ अंतः कोण कौन है, ये पास वाले को छोड़ेंगे, 1 और 3 जो है उसका दूरस्थ अंतः कोण होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 5 बहिष्कोण है। तो कोण 5 बहिष्कोण है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण 5 का मान जो है वो कोण 1 धन कोण 3 के बराबर होगा। और साइड में आप कारण लिख सकते हो बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय से हम कह सकते हैं कि कोण 5 का मान जो है कोण 1 धन कोण 3 के बराबर होगा, 1 धन 3 बराबर 5। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 1 और 3 तो पहले से ही बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोण 5 का जो मान है, क्योंकि 1 धन 3 के बराबर है, हमें जरूरत है यहाँ पर 1 की, तो ये जो 3 आया हुआ है ना, इस 3 को भी आप 1 में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोण 1 धन, क्योंकि 3 1 के बराबर है इसलिए हम इसको भी 1 ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप साइड में कारण दे दीजिए क्योंकि कोण 3 और कोण 1 आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि कोण 5 का मान कोण 1 धन कोण 1 यानी कि 2 बार कोण 1 के इक्वल हुआ। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड साइड के त्रिभुज को लेने वाले हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहले आप उसको समझ लीजिए। सेकेंड साइड के त्रिभुज को हम लेते हैं, सेकेंड साइड का त्रिभुज है POB। इस त्रिभुज POB में OP का मान और OB का मान ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, मतलब ये कैसा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण 2 का मान और कोण 4 का मान ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर हो गया। फिर हम क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज POB की एक भुजा PO को हम आगे बढ़ा दिए हैं, कहाँ तक, PR तक। तो इसको जब हम आगे बढ़ाए हुए हैं तो यहाँ पर जो कोण 6 हमें प्राप्त हो रहा है, ये कोण 6 बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोण 6 का मान, क्योंकि ये बहिष्कोण है इसलिए ये दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो कोण 6 का मान बराबर होगा तो कोण 2 धन कोण 4 के। अब यहाँ से देखिए किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम ले रहे हैं त्रिभुज, सेकेंड टाइप का त्रिभुज है उस तरफ का
BO में, इस त्रिभुज PBO में हम क्या देखते हैं कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, PO और OB। तो PO बराबर है OB के। साइड में कारण देंगे क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। अब PO का मान OB के बराबर है, तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी कि कोण 2 का मान कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4। एक बार हम ऊपर में कारण दे चुके हैं, सेकेंड बार में नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब हम क्या लिखते हैं, चूंकि कोण 6 बहिष्कोण है, तो कोण 6 बहिष्कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण 6 का मान बराबर होना चाहिए कोण 2 धन कोण 4 के। साइड में कारण दे सकते हैं आप, बहिष्कोण प्रमेय, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय से कोण 6 का वैल्यू जो है कोण 2 धन कोण 4 के इक्वल हो जाएगा। अब कोण 6 बराबर कोण 2 धन 4 का मान किसके बराबर है, तो देखिए 4 और 2 तो आपस में बराबर थे। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें ऊपर वाले कोणों की जरूरत है ना, इस कारण से हम 4 को चेंज करेंगे 2 में। तो ये जो 4 है ये चेंज हो जाएगा 2 में, क्योंकि 4 और 2 आपस में बराबर है। तो क्या मिला हमें, कोण 6 का मान 2 बार कोण 2 के बराबर हुआ। ये है हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें समीकरण 1 में मिला था कोण 5 की वैल्यू 2 कोण 1 के बराबर है, और समीकरण 2 में मिला था कि कोण 6 का मान 2 कोण 2 के बराबर है। यहाँ से देखते हैं 5 और 6, तो यदि 5 और 6 को जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, AOB ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2 इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में है कोण 5, समीकरण 2 में है कोण 6 बराबर। समीकरण 1 का दूसरा पक्ष है 2 कोण 1, तो ये है 2 कोण 1 धन इसका दूसरा पक्ष है 2 कोण 2। यहां से कोण 5 धन कोण 6 को मिला के हम लिख सकते हैं AOB। इसको AOB लिख लेते हैं बराबर। यहां से 2 को यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर हमें मिलेगा कोण 1 धन कोण 2, दोनों से हम 2 को उभयनिष्ठ निकाल दिए। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, AOB का मान बराबर हो रहा है 2 कोण 1 धन 2 को देखते हैं चित्र में। कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने से हमें क्या मिल जाएगा, ये टोटल कोण क्या है, इसका नाम APB यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 धन 2 को लिख सकते हैं APB। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर कि AOB का मान 2 कोण APB के इक्वल होता है। तो इस तरीके से इस प्रमेय के अनुसार किसी भी वृत्त में किसी चाप के द्वारा केंद्र में अंतरित कोण का मान उस चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इस तरीके से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। हम यहाँ अगला प्रमेय लेते हैं। हमें दिया है वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। तो देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट, चित्र से समझते हैं। यदि आपको एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में अगर हम एक व्यास लेते हैं, मान लीजिए व्यास है AB और यहाँ पर वृत्त का केंद्र ले लिया जाए O, तो इस प्रमेय के कथन के अनुसार कि वृत्त के व्यास के द्वारा जो अंतरित कोण होगा परिधि के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए हम परिधि में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, तो इस व्यास AB को के सिरों को अगर P से मिलाते हैं तो ये जो कोण बनने वाला है ये कोण 90 अंश का होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रमेय के लिए हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमें दिया है एक वृत्त दिया है, वृत्त को हम लिखते हैं COR। इस वृत्त COR में आपको क्या दिया है कि इसका व्यास AB है और इस AB व्यास के कारण परिधि में जो बना कोण है वो है APB। तो हम लिखेंगे इस वृत्त में व्यास AB द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण क्या है, APB है। ये हमको दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है कि कोण APB की वैल्यू जो है वो 90 अंश के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम देखिए उत्पत्ति लेते हैं। जो अभी हम प्रमेय
सॉल्व किए थे, इसके पहले जो प्रमेय हम लिए हुए थे बिल्कुल उसी का ही आपको यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि उस प्रमेय के अनुसार वृत्त के किसी भी चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होता है वो शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ देखते हैं कि ए बी वृत्त का व्यास है जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये जो कोण होगा वो होगा 180 अंश, क्योंकि हमको यहाँ पर एक सरल रेखा मिल रही है। तो अगर ए बी वृत्त का व्यास है जिसको कि हम जीवा कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त का वो उसका व्यास होती है, तो इस ए बी जीवा के कारण केंद्र में 180 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि वो सीधी रेखा है, केंद्र से होकर गुजर रही है। तो इस जीवा ए बी के कारण केंद्र में हमको क्या मिल रहा है, 180 अंश का कोण मिल रहा है। तो उत्पत्ति में लिखते हैं हम कोण ए ओ बी का मान हमें मिल जाएगा 180 अंश, क्योंकि वो वृत्त के यहाँ से निकल रहा है। उसके बाद में आप उस प्रमेय को जो इसके पहले हमने पढ़े हुए हैं उस प्रमेय की स्टेटमेंट को आप लिखोगे। यहाँ पर हम जानते हैं, उसके पूरे कथन को आपको यहाँ पर लिखना है। हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो आपको पूरा प्रमेय की स्टेटमेंट को इसके पहले वाले को यहाँ पर उतार देना है। तो हम क्या जानते हैं कि वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र में बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी कि यहाँ पर इस ए बी चाप के कारण जो केंद्र में कोण बन रहा है, कौन सा, ए ओ बी, ये जो है इसके शेष परिधि में जो कोण बन रहा है ए पी बी का दुगुना होगा। ये होगा 2 गुणा कोण ए पी बी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए पी बी की, इसी की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है कि 90 डिग्री होता है। देन यहाँ से हम लिखेंगे ए पी बी की वैल्यू हो जाएगा कोण ए ओ बी बटे 2। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। ए पी बी की वैल्यू हो जाएगा ए ओ बी का मान 180 अंश, तो ये हो जाएगा 180 अंश बटे 2, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, कोण ए पी बी का मान 90 अंश के बराबर होता है। तो ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, हालांकि बहुत छोटा है। तो यहाँ पर आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि जब आप दिया है सिद्ध करना है, ये लिखने के बाद उत्पत्ति में आप इसके पहले वाले प्रमेय के जो कथन है उसको आपको लिखना होता है कारण में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रमेय को प्रूफ कर सकते हैं।